जनसंख्या पाठ छठा जो हमारी भूगोल के पाठ क्रमांक 6 में है। जनसंख्या, आज हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी देश की जो जनसंख्या होती है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। आप देखोगे बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए जनसंख्या और उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक होती है। कोई भी देश की आर्थिक और सामाजिक अगर हमें विकास करना है तो जनसंख्या बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इसमें। इसलिए आज हम लोग भारत की जनसंख्या के साथ साथ ब्राजील की जनसंख्या का भी अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे स्लाइड में हमारे भारत की जनसंख्या के घनत्व का ये यहाँ पर जनसंख्या वितरण दर्शाया गया है एक जगह, और जनसंख्या घनत्व दर्शाया गया है एक जगह। हम यहाँ पर मानचित्र में बिंदु पद्धति का प्रयोग किया गया है, दूसरी जगह पर क्षेत्र घन पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब ऐसे मानचित्र के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कौन से प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक दिखाई देता है। आप देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व में है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जनसंख्या है सबसे हल्के रंगों में दिखाया है, 100 से कम दिखाया गया है। यहाँ पर इसके नीचे 101 से 250 प्रति वर्ग किलोमीटर को दर्शाया गया है। इसके बाद उससे थोड़े से गाढ़े रंगों में, थोड़े से और डार्क कलर में 251 से लेके 500 तक यहाँ पर उस प्रति वर्ग जनसंख्या को प्रति वर्ग किलोमीटर में बताया गया है। वैसे ही 500 से अधिक यहाँ पर सबसे डार्क ऑरेंज कलर में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर में आप देखोगे ये सारे सभी लोगों को डार्क ऑरेंज कलर में दर्शाया गया। इन प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक इन प्रदेशों में है। उसके बाद आप देखोगे जैसे जैसे हल्के होते जा रहे हैं वैसे वैसे जनसंख्या घनत्व कम होते जा रहा है। या तो आप ये मानचित्र की पद्धति का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर दोनों मानचित्र दिए गए हैं, इससे दोनों देखकर हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कौन से प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, आप देखेंगे तो कौन से प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे, अगर हम डार्क कलर में देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर आप देखेंगे जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये गंगा की घाटी है। यहाँ पर जनसंख्या का यहाँ पर बहुत ज्यादा सघन वितरण हुआ है। सघन वितरण मतलब बहुत ज्यादा घना वितरण है। यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है यहाँ पर। क्यों है, क्योंकि इसका कारण यह है कि यहाँ पर गंगा नदी की घाटी का मैदानी प्रदेश है, और गंगा नदी की घाटी के में आप देखोगे बहुत सारे, ये ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, उपजाऊ भूमि भी है इन जगहों पर, और पानी की उपलब्धता है। जहाँ पे पानी की उपलब्धता होगी, उपजाऊ भूमि होगी, तो वहां पर जनसंख्या भी अधिक होगी। और यहाँ की जो जलवायु है वो भी सौम्य है, और सभी जनसंख्याओं को रहने के लिए यहाँ पर अनुकूल घटक है। इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही सघन है। आपको भौगोलिक कारण में पूछा जा सकता है। तो इन सब कारणों को, क्योंकि गंगा घाटी के मैदान के पास उपजाऊ जमीन है, पर्याप्त वर्षा है, पानी की उपलब्धता है, जलवायु भी सौम्य जलवायु है, और अनुकूल रहने के लिए अनुकूल स्थान है। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। कृषि भी है, उद्योग धंधों का विकास के लिए भी अनुकूल है, और यहाँ पर परिवहन का भी जाल फैला हुआ है। और यहाँ इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है, 500 प्रति वर्ग किलोमीटर से आप देखोगे अधिक जनसंख्या यहाँ पर नजर आएगी। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, अब देखो सबसे कम आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे हल्के से ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ पर सबसे कम दिखाई दे रहा है, जो 100 से भी कम है, एकदम हल्के। तो यहाँ पर है, एक है मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम है, सिक्किम है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। अब देखोगे यहाँ पर बहुत ही कम
जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है। तो अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इसका भी कारण बताइए। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, क्यों है? क्योंकि अनुकूल जलवायु नहीं है, और रहने के लिए पानी की उपलब्धता अगर देखेंगे, दुर्गम स्थान है, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, दुर्गम स्थान है, यहाँ पर परिवहन के लिए भी योग्य नहीं है, और जो जलवायु है और जो रहने के लिए यहाँ पर जो लोगों की अधिवास है वो उसके लिए अनुकूल नहीं है। इस कारण यहाँ पर आप देखोगे जनसंख्या बहुत ही कम है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट जो गंगा में है, गंगा के किनारे वाले राज्यों में आप देखोगे जो बसे हुए हैं, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है, उद्योग धंधे, कृषि है, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम में ये आपको नहीं मिलेंगे। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और भी जैसे बता सकते हैं, यहाँ पर देखो भी 100 से कम में ये आ जा रहे हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में आ जा रहा है। और फिर बाद में 101 से 250 प्रति वर्ग किलोमीटर में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ यहाँ पर थोड़े से हल्के रंगों में आप देखेंगे, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, यहाँ पर मेघालय, मणिपुर यहाँ पर नजर आएगा, नागालैंड, आप देखोगे जनसंख्या घनत्व आपको बहुत ही यहाँ पर 101 से 250 वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व है। और 251 से लेकर आप देखेंगे 500 वर्ग किलोमीटर में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, असम, त्रिपुरा, अब यहाँ पर आपको नजर आएगा असम, यहाँ पर है बीच में त्रिपुरा, और इन सब जगहों में आप देखोगे कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो 251 से लेकर 500 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और 500 से अधिक अभी हमने देख लिया, यही है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब हरियाणा, दिल्ली, अंडमान निकोबार, अभी अंडमान निकोबार भी ये चला गया, पुदुचेरी, और यहाँ पर केरल राज्य जो है, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य, ये जो सभी राज्य हैं, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 501 से भी अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अब एक प्रश्न और है, जैसे प्राकृतिक संरचना व जलवायु का जनसंख्या वितरण से सहसंबंध जोड़कर हमें उस पर टिप्पणी लिखनी है। अब प्राकृतिक संरचना और जलवायु, जो प्रकृति की संरचना है, जैसे पहाड़ी इलाका है, और जलवायु जैसे ठंडी जलवायु है, गर्म जलवायु है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत सारा ठंड पड़ती है, तो इसके कारण भी क्या होता है, जनसंख्या का वितरण के साथ में ये सहसंबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें हमें उसमें रिलेशनशिप बताना है, किस तरह से प्राकृतिक संरचना और जलवायु पर भी जनसंख्या वितरण पर कुछ ना कुछ इस पर सहसंबंध, मतलब कुछ ना कुछ सहसंबंध जुड़ा हुआ है। जैसे देखेंगे, जैसे भारत की जो प्राकृतिक संरचना है तथा जलवायु है, उस पर जो जनसंख्या के वितरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर जलवायु और देखें तो यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक संरचना कैसे कैसे पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका, दुर्गम इलाका और बहुत ठंडी जलवायु है, वहां पर जनसंख्या आपको कम नजर आएगी। जैसे अधिक ऊंचाई वाले प्रदेश हैं, जैसे पर्वतीय प्रदेश है, कम वर्षा वाले प्रदेश, जो रेगिस्तानीय प्रदेश है, दुर्गम भाग है, ऐसे भाग में आपको विरल जनसंख्या वितरण पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, वहां पर अति ठंड जलवायु के प्रदेश है, यहाँ पर जलवायु बहुत ठंड है। और राजस्थान में आप देखोगे रेगिस्तानी प्रदेश है, वहां पर मध्य प्रदेश,
रेगिस्तानी प्रदेश है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले जो प्रदेश है, वहां पर बहुत ज्यादा कम वर्षा होती है। तो इन कारणों से आप देखोगे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये सब एक तो जलवायु के कारण और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जो है वो विरल वितरण पाया जाता है। विरल मतलब कम, जनसंख्या विरल मतलब कम, और सघन मतलब अधिक। तो ये शब्द आपको पता होने चाहिए, विरल क्या होता है, सघन क्या होता है, तो इनकी जानकारी रखनी है आपको। भारत में मध्यम मैदानी प्रदेश है, और जो बहुत सौम्य जलवायु वाले प्रदेश हैं वहां पर आप जैसे मैदानी प्रदेश आप देख सकते हो। इन सब इलाकों में आप देखोगे मैदानी प्रदेश, इधर पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर आप देखोगे बहुत ज्यादा सघन वितरण पाया जाता है। और जहां पर अधिक वर्षा वाले पश्चिमी तट प्रदेश है और पूर्वी तट प्रदेश है, वहां पर केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा बिहार और पश्चिम बंगाल के जो गंगा नदी की जो घाटी है, उस जगह पर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा घना वितरण पाया जाता है। तो इन कारणों से ये देख सकते हैं कि जलवायु और प्राकृतिक संरचना के अनुसार भारत की जनसंख्या पर वितरण के ऊपर हमने सहसंबंध स्थापित कर दिया, उस पर हमने एक टिप्पणी भी लिख दिया। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर, अभी इन प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं। देखिए 100 से कम मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और 101 से 250 में मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। और 251 से लेके 500 में आप देखोगे झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और 151 से अधिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं सबसे अधिक जनसंख्या। जनसंख्या में हम देखेंगे स्पष्टीकरण, अगर भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार हम जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी। और भारत जो है पूरे विश्व में अगर जनसंख्या के अनुसार देखा जाए, जनसंख्या के भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। और क्षेत्रफल अगर देखा जाए विश्व में, कुल क्षेत्रफल मतलब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत का जो क्षेत्रफल है उसका हिस्सा केवल 2.41% ही है। और अगर हम कुल जनसंख्या पूरे विश्व में देखें तो भारत का हिस्सा है 17.5%। मतलब अगर 100 लोग रहते हैं पूरे विश्व में तो 17.5% लोग हमारे देश में ही रहते हैं। और अगर हम देखें भारत की जो जनसंख्या है उसका औसत घनत्व, तो जनगणना के अनुसार देखें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो मतलब जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ पर भारत की जनसंख्या का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। तो इस तरह से 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या के जो यहाँ पर जो असमान वितरण पाया जाता है, अगर जनसंख्या का वितरण देखें, जनसंख्या का फैलाव देखें, जो असमान पाया जाता है, अभी अभी हमने देखा समान नहीं है। कहीं पर आप देखोगे कहीं पर बहुत अधिक है, सघन है, कहीं पर बहुत ही विरल है, और बहुत कहीं पर मध्यम है। तो इस तरह से हम देखेंगे सभी जगह पर एक समान वितरण नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि जनसंख्या का वितरण जो है असमान है, एक समान नहीं है। क्योंकि कहीं पर आप देखोगे सघन है, जहाँ पे मैदानी इलाका है, गंगा के जो मैदानी इलाके में आप देखोगे उपजाऊ जमीन है, वहां पर रहने के लिए अनुकूल जलवायु है, वहां पर कृषि है, उद्योग धंधे, तो वहां पर आप देखोगे जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व का जो है वितरण वो बहुत अधिक है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें जहाँ पर पहाड़ी दुर्गम इलाका है, जहाँ पे अधिक ठंडी, अधिक गर्मी और बहुत ही कम वर्षा वाले प्रदेश हैं, तो उन जगहों पर आप देखोगे जनसंख्या जो है उनका उसका वितरण बहुत ही विरल है, कम है। तो इसीलिए कहा गया है असमान वितरण। अब भारत की जनसंख्या के वितरण की हम जानकारी देखेंगे, यहाँ पर जो है वो बहुत ही असमानता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है जनसंख्या पे जो भी वितरण डालने वाले, जो प्रभाव डालने वाले जो घटक हैं उनके अलग अलग कारण हैं। इनके कारण ही हम जनसंख्या अलग अलग जगहों पर आप देखोगे अलग अलग, कहीं पर कम है तो कहीं पर ज्यादा है। अब प्राकृतिक संरचना के अनुसार भी आप देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण आपको अधिक या कम या सघन या विरल आपको नजर आएगा। प्राकृतिक संरचना अभी हमने देखा, जैसे कश्मीर का इलाका, जो कश्मीर का इलाका है वहां पर देखेंगे बहुत ही पर्वतीय इलाका है,
और एक तो जलवायु वहाँ की बहुत ठंड वाली जलवायु है, तो वहाँ पर प्राकृतिक संरचना के अनुसार अगर देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम है। और अगर हम चले आए, अगर हम मैदानी इलाके में गंगा के किनारों पर, तो वहां पर जनसंख्या का, गंगा का जो मैदानी इलाका है वहां पर जनसंख्या का वितरण अधिक है। तो अभी अभी हमने देखा क्यों अधिक है, क्योंकि वहां पर अनुकूल जलवायु है, रहने के लिए अच्छी यहाँ पर कृषि भी कर सकते हैं, उद्योग धंधे भी स्थापित कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या कहाँ की सघन होगी और कहाँ पर विरल होगी। और जलवायु का भी असर पड़ता है, ठंडी गर्मी। और सुविधाएं की उपलब्धता, जैसे सुविधाएं अगर जिस तरह से अगर पानी उपलब्ध है, सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो वहां पर जनसंख्या वितरण अधिक होगा। तो इसके परिणाम के स्वरूप जनसंख्या पर असर पाया जाता है, उसके वितरण पर असर पाया जाता है। जैसे उपजाऊ भूमि, जमीन पाई जाएगी, अगर उपजाऊ जमीन है तो उपजाऊ जमीन में आप देखेंगे जनसंख्या अधिक होगी। मैदानी प्रदेश है तो वहां पर भी जनसंख्या अधिक होगी, क्योंकि मैदानी प्रदेशों में हम परिवहन के लिए भी, रहने के लिए भी और सभी के लिए सुलभता होती है मैदानी प्रदेशों में, तो इस कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। पानी की उपलब्धता के कारण भी आप देखोगे शताब्दियों से मानवीय अधिवास का विकास हुआ। अब नदियों के किनारे हम जानते ही हैं, हम इतिहास में पढ़ चुके हैं कि जैसे मनुष्य की संस्कृति अगर बसी है तो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ही बसी थी। तो सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि वहां पर सभी चीजें मिल जाती, नदी के किनारे हमें सब चीजें, पानी जहां उपलब्ध होगा वहां पर हमें सभी चीजें उपलब्ध हो जाती, तो इस कारण वहां पर जनसंख्या का वितरण अधिक होगा। अब कृषि और उद्योग धंधे के कारण भी जनसंख्या का केंद्रीकरण तथा जनसंख्या का सघन वितरण आपको नजर आएगा। कृषि बड़े पैमाने पर यहाँ पर नजर आएगा, जैसे कृषि है, उद्योग धंधे हैं, खेती हो रही है, उद्योग धंधे हो रहे हैं, तो उस जगहों पर आप देखोगे जनसंख्या बहुत अधिक वहां पर पाई जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो उत्तर का मैदानी प्रदेश, आप देखोगे मैदानी प्रदेशों में ये सारी सब चीजें सुलभता हो रही है। जैसे क्या, उपजाऊ जमीन भी है, मैदानी प्रदेश भी है, पानी की उपलब्धता भी है और कृषि भी है इस कारण, और यहाँ पर उद्योग धंधे भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तरी मैदानी प्रदेश में आपको बहुत अधिक जनसंख्या मिलेगी। दिल्ली का जहाँ पर है, दिल्ली में भी आपको अधिक जनसंख्या मिलेगी। इसी तरह से आप चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु, इन जगहों पर जाएंगे तो आपको जनसंख्या बहुत ही अधिक मिलेगी। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप पर्वतीय इलाकों में जाते हैं, और पहाड़ी इलाकों में, प्रदेशों में, जैसे हमने देखा पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेश जैसे हमारे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, तो इन जगहों पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर आपको जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाएगी, क्योंकि वहां पर उन्हें सभी चीजों की उपलब्धता नहीं रहती, इसलिए असमान वितरण आपको वहां पर कम पाया जाएगा। शुष्क रेगिस्तानी प्रदेशों में भी आपको जनसंख्या के वितरण आपको कम नजर आएंगे। सघन वन क्षेत्र है जहां पर वन क्षेत्र बहुत अधिक है, और ऐसे स्थानों पे जनसंख्या बहुत ही आपको कम मिलेगी। कम अर्थात विरल, यहाँ पर आपको विरल वितरण पाया जाएगा, वितरण बहुत ही कम होगा वहां पर। जैसे थार का रेगिस्तानी प्रदेश, हमने देखा रेगिस्तान में थार का जो रेगिस्तानी प्रदेश है वहां पर सभी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं रहती, तो इसलिए जनसंख्या भी वहां पर अधिक नहीं होगी, कम होगी। इसी तरह से हम चलते हैं ब्राजील में। ब्राजील के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर भी ब्राजील का 2 मानचित्र दर्शाया गया है, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ब्राजील को भी बिंदु पद्धति और क्षेत्र घन पद्धति से 2 मानचित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। तो सबसे किस भाग में जनसंख्या बड़े पैमाने पर केंद्रित दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी इसी तरह से जैसे हम भारत में देखें, भारत में हमने सूची में देखा था कि इस तरह से सबसे कम आप देखोगे 50 से कम प्रति वर्ग किलोमीटर में आप देखोगे हल्के से येलो कलर में दिखाया गया है, फिर थोड़ा सा डार्क कलर बढ़ता जा रहेगा आपकी जनसंख्या 51 से 100 प्रति वर्ग किलोमीटर, और फिर 101 से 150 प्रति वर्ग किलोमीटर, और फिर हम देखेंगे थोड़ा और डार्क हो गया 151 से लेकर 300 प्रति वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पर आप देखेंगे 300 से अधिक है। सबसे ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर में आपको दिखाया गया सबसे अधिक जनसंख्या है, 300 से अधिक नजर आएगी।
अब यहाँ पर आप देखोगे इनमें भी प्रश्न पूछे गए हैं, किस भाग में जनसंख्या का बड़े पैमाने पर केंद्रीकरण हुआ है। आप देखेंगे तो कौन से भाग में यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या दिखाई गई है। अब देखो यहाँ पर आप सबसे डार्क कलर में हम देखेंगे रियो डी जेनेरो, यहाँ पर रियो डी जेनेरो, जेनेरो में देखो सबसे डार्क कलर में है। फिर इसके बाद आप देखोगे साओ पाउलो, मतलब सबसे सबसे 300 से अधिक तो रियो डी जेनेरो में ही सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर नजर आएगी। तो इसका भी कारण सबसे अधिक जनसंख्या क्यों है, क्योंकि ये तटीय इलाका है। तटीय इलाके में आप देखोगे यहाँ पर सभी चीजें इनको उपलब्ध हो जाती है। अगर हम देखेंगे अभी भी हमने देखा कि अगर हम तटीय इलाकों में, मतलब अगर हम पानी, मतलब जहाँ पे जल है, जल प्रवाह के अगल बगल में रहते हैं, तो वहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पर सभी चीजें उपलब्ध हैं रहने के लिए, उनको सही मैदानी इलाका है, फिर जलवायु भी सही है, तो इस कारण यहाँ पर कृषि भी है, उद्योग धंधे भी है। तो इसलिए रियो डी जेनेरो में आपको दिखाई देगा सबसे अधिक जनसंख्या आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर किसी भी किस भाग में जनसंख्या आपको बहुत ही कम नजर आ रही है। अब रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो सेकेंड नंबर पे आ रहा है, जो थोड़ा 191 से 300 प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या में, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी तट है, ये तट जो है पूर्वी है, और यहाँ पर जलवायु भी है जो अनुकूल है, समशीतोष्ण जलवायु है। इस कारण यहाँ पर आपको जनसंख्या बहुत ही अधिक नजर आएगी। और सबसे कम जनसंख्या आपको, बहुत ही कम जनसंख्या कहाँ है, जहाँ पर अमेजन नदी की घाटियां हैं, जो उत्तरी इलाका है, उत्तरी भाग है। अब देखेंगे यहाँ पर हम, ये उत्तर भाग है, नीचे दक्षिण है, और ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो जो ऊपर का उत्तरी इलाका है, उत्तरी इलाका, यहाँ पर एक अमेजन नदी, यहाँ पर अमेजन की घाटी है, और एक यहाँ पर आपको नजर आएगा, दो घाटी है ना, यहाँ पर एक अमेजन की घाटी है, और एक यहाँ पर ब्राजील, आपको दो नजर आ रहे हैं। ब्राजील की एक उच्च भूमि है, और अमेजन नदी की यहाँ पर गुएना उच्च भूमि है, और यहाँ पर अमेजन नदी का जो इलाका है, मुख्य दो चीजें यहाँ पर आपको ब्राजील में हमने देखा था, जब भी हम उनकी जलवायु में देख रहे थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे तभी। तो यहाँ पर दो जगहों पर देखिए, ये जो इलाका है, ये अमेजन नदी यहाँ पे बहती है, और अमेजन नदी बहुत बड़ी नदी है, विश्व के दूसरे क्रमांक पर जो बहने वाली नदी है, और ये यहाँ का जो बहाव, पानी का बहाव भी बहुत तीव्र गति से होता है, और इस कारण अमेजन नदी के कारण यहाँ पर अमेजन के जंगल बन चुके हैं। तो अमेजन के जंगलों के कारण, यहाँ पर अमेजन के जंगलों के कारण, तो यहाँ पर जो इलाका भी है वो बहुत दुर्गम हो चुका है। तो इस तरह से आप देखोगे इन इलाकों में, जो उत्तरी इलाका है, वहां पर बिल्कुल भी मतलब जनसंख्या बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि अमेजन नदी है, जो है अमेजन नदी का जो जंगल है, इस कारण यहाँ पर, अब पूरा जंगल ही है, तो वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, ज्यादा मनुष्य यहाँ पर नहीं रहते। तो यहाँ पर जनसंख्या वितरण बहुत ही कम पाया जाएगा। और यहाँ पर ब्राजील देश के अध्ययन के अनुसार, अगर जनसंख्या के जो असमान वितरण है, तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जनसंख्या का असमान वितरण, आप देखोगे सबसे अधिक जनसंख्या पूर्वी तट पर, पूर्वी दक्षिणी तट पर आपको सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाएगी, और सबसे कम जनसंख्या आप देखोगे उत्तरी इलाके में पाई जाएगी। इसका कारण क्या है, अमेजन नदी के कारण है, दुर्गम इलाका है। और तटीय इलाका भी हमने डिस्कस कर दिया, जो तटीय इलाका है वहाँ पर सभी चीजें, जो परिवहन के साधन उपलब्ध है, मैदानी इलाका है, जलवायु अनुकूल है, कृषि है, उद्योग धंधे हैं। तो इन जगहों पर आप देखोगे, जो ये जगह है, ये जो जगह है, यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर जनसंख्या अधिक नजर आएगी, और यहाँ पर जनसंख्या कम नजर आएगी। और यहाँ पर आप देखोगे जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर मोटो ग्रोसो में ये पेंटानल करके एक जगह है, पेंटानल, और पेंटानल में बहुत बड़ा दलदली इलाका है। ये दलदली इलाका बहुत काफी दूर तक फैला हुआ है, दलदली इलाका। इस कारण आप देखोगे पश्चिमी जो इलाका है, जो पश्चिमी दिशा है, वहां पर भी जो है जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। मतलब मुकाबले देखोगे तो येलोइश में ही दिख रहा है आपको, तो जनसंख्या यहाँ पर भी कम पाई जाती है। तो अधिकतर पूर्वी दक्षिणी प्रदेशों में ही आपको जनसंख्या मिलेगी। तो इस तरह से हम ब्राजील के बारे में देख चुके हैं। और इसमें कौन सी पद्धति का उपयोग किया गया, तो आप दोनों में से कोई भी पद्धति बता सकते हैं। दो मानचित्र दिया गया है, एक मैंने अभी भी बताया आपको, ये बिंदु पद्धति का उपयोग किया गया है, और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे
ये क्षेत्रघन पद्धति का उपयोग किया गया है। अब देखेंगे ब्राजील की जो जनसंख्या है, जो ब्राजील की जनसंख्या है वो दक्षिणी ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है, आपको मालूम ही होगा। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब दक्षिण अमेरिका में पहले क्रमांक पे ब्राजील आता है, वहां पर अधिक सबसे जनसंख्या पाई जाती है। और जनगणना 2010 के अनुसार तो जैसे कि अगर ब्राजील में आप देखें तो जब उनका पूरा दशक पूरा होता है तब वो लोग जनगणना करते हैं, मतलब 2010 में। और हमारा जब दशक हमारा जब शुरू होता है तब हम जनगणना करते हैं, इसीलिए हमारा 2011 लिखा हुआ है। तो 2010 में यहाँ पर जनसंख्या देखा जाए तो यहाँ पर जनसंख्या कम से कम 19 करोड़ जनसंख्या थी। और यही अगर हम भारत की देखें तो 121 करोड़ थी। अगर ब्राजील देखें तो ये विश्व में 5वें क्रमांक पर है। ब्राजील की जो जनसंख्या है वो 5वें स्थान पर है और भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये देश विश्व में 5वें क्रमांक पे है, मतलब जनसंख्या में भी पूरे विश्व में ये 5वें क्रमांक पर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखा जाए तो क्षेत्रफल काफी बड़ा है इसका। अगर भारत के मुकाबले हम देखें तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो ये 5वें क्रमांक पर आता है। और इसके भूभाग में हम पृथ्वी का कुल भूभाग में से 5.6% भाग ब्राजील द्वारा व्याप्त है। पूरा अगर पूरे विश्व में देखें, पूरे पृथ्वी पर देखें तो 5.6% भाग ब्राजील देश का व्याप्त है। उसी तरह अगर हम भारत का देखें, अभी हमने देखा था कि अगर पूरे विश्व में देखें तो कुल क्षेत्रफल जो भारत का है वो 2.141% ही है, और जो ब्राजील है वो 5.6% है। इसी तरह विश्व में अगर केवल देखें 2.78% जनसंख्या इस देश में रहती है। विश्व की पूरी जनसंख्या में से देखें तो 2 जनसंख्या काफी कम है। अगर भारत के मुकाबले देखें तो बहुत ही कम जनसंख्या है। 2.68% ही जनसंख्या ब्राजील में रहती है। अगर भारत को हम विश्व में देखें तो कम से कम 17.5% जनसंख्या का कंट्रीब्यूशन हमारे भारत का है। इसीलिए जनसंख्या का घनत्व औसतन आप देखोगे, औसत जो जनसंख्या घनत्व का औसत है वो 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ 23, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 23 लोग ही रहते हैं ब्राजील में। अगर भारत का देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 23 लोग तो ब्राजील में 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो 23 लोग हैं। और अगर भारत में देखें तो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो इसका कारण भी है कि ब्राजील की जनसंख्या भी आप देखोगे जैसे भारत की जनसंख्या में असमान वितरण आपको पाया जा रहा है, वैसे ही ब्राजील में भी असमान वितरण है, वितरण समान नहीं है। अधिकांश जनसंख्या आप देखोगे पूर्वी तट पर ही, ये जो 300 किलोमीटर पूर्वी तट है वो किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पे 300 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर ही पाई जाती है। आप देखोगे अभी आपको नाम बताया रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, तो इन जगहों पर ही जनसंख्या बहुत अधिक है। और घनी जनसंख्या के कारण ये क्षेत्र ब्राजील के तटीय समतल निचली भूमि है। घनी जनसंख्या आपको देखोगे इस क्षेत्र में, ये ब्राजील का क्या है, तटीय समतल, ये समतल भूमि है और तटीय इलाका है। आप समुद्र का देखो तटीय इलाका है, इस कारण यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही घनी जनसंख्या है। और ये दक्षिण पूर्वी, ये जो इलाका है वो दक्षिण पूर्वी तट जो है वो इसका कारण क्या है, अनुकूल जलवायु है। अधिवास के लिए, रहने के लिए ये उपयुक्त है, मतलब यहाँ पर जलवायु भी है, मैदानी इलाका है तो रहने के लिए भी उपयुक्त है। और यहाँ पर उर्वरक भूमि, जैसे हम गंगा के आसपास आप देख रहे थे वहां पर रहने के लिए, लेकिन यहाँ पर तटीय इलाकों में रहने के लिए काफी सुलभ है। यहाँ पर उर्वरकता जो क्योंकि बहुत सारी नदियां यहाँ पे बहती हैं, हम लोगों ने साओ फ्रांसिस्को देखा था नदी, तो ये नदियां जो बहती हैं छोटी छोटी, यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो अपने साथ में क्या करती हैं, उर्वरक भी लाती हैं, खाद भी लाती हैं, जिस कारण क्या हो जाता है, ये जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पर
संसाधनों की उपलब्धता है, बहुत सारे खनिज यहाँ पर मिलते हैं, इस कारण भी जनसंख्या अधिक है। और कृषि के कारण भी और उद्योग धंधों के कारण ये इस भाग में जनसंख्या का विकास बहुत ज्यादा अधिक हुआ है। आप देखोगे इस भाग में जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा अधिक है। इसके विपरीत अगर हम अमेजन नदी के इलाके में जाएं तो यहाँ की जो अधिकांश भाग है वो मानवीय अधिवासों के लिए के लिए बहुत ही कम यहाँ पर जो यहाँ पर कम यहाँ पर उन लोगों को सुविधाएं मिली हैं। इस कारण यहाँ पर सुविधाएं कम है, तो इस कारण यहाँ पर जलवायु मतलब जो भी है जनसंख्या भी कम है। यहाँ पर जलवायु की जो है प्रतिकूल जलवायु है, जलवायु भी अनुकूल नहीं है। यहाँ पर अधिकतर वृष्टि छाया का प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र भी पाया जाता है। नीचे की इधर दुर्गमता वाला क्षेत्र भी है, घने वन भी है। इस कारण यहाँ पर मानवीय अधिवास में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी रुकावटें लोगों के रहने के लिए यहाँ पर सही स्थान नहीं है। इसलिए आपको ये देखेंगे अमेज़न के यहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही विरल है, मतलब कम है। और ब्राजील के जो मध्य भाग में है और पश्चिमी भाग में भी है, यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही कम है। मैंने बताया यहाँ पर आपको बहुत सारा दलदली इलाका है, इस कारण यहाँ पर आपको जनसंख्या कम मिलेगी। पेंटानल करके यहाँ पर बहुत सारे माटो ग्रासो में पेंटानल करके बहुत बड़ा दलदली इलाका है, इस कारण यहाँ पर भी जनसंख्या कम मिलेगी आपको। और ब्राजील की उच्च भूमि में जनसंख्या, ब्राजील की जो उच्च भूमि है वो जनसंख्या आपको उधर मध्यम मिलेगी, तटीय इलाकों में अधिक है। इसके अलावा आपको आगे जनसंख्या मध्यम मिलेगी। इससे प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं आपको, भारत और ब्राजील का जनगणना के विषय में जानकारी दो। भारत और ब्राजील की जनगणना अगर देखा जाए तो भारत की जनगणना कार्यालय के द्वारा अगर हम करते हैं, ऑफिस के रूप में देखते हैं तो 10 वर्षों में जनगणना, हर 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। और भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण वर्ष 1872 में हुआ। भारत की जनगणना दशक के आरंभ में होती है। दशक जैसे दशक शुरू होता है, मतलब 2000, अभी हमारा 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण हमारा ये जनगणना नहीं हुई, तो थोड़ा सा आगे डिले हो गया। तो हमारी जैसे दशक शुरू होता है, शुरुआत में ही हम जनगणना कर लेते हैं, जैसे 2001, 2011, 2001, 1991, 1981 ऐसे। तो हम मतलब पहले ही दशक में हम लोग शुरुआत दशक में ही जनगणना की काउंटिंग शुरू हो जाती है। भारत में अगली जनगणना वर्ष 2021 में होगी, लेकिन 21 नहीं होने के कारण, 21 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना काल आ गया, इसकी वजह से नहीं हुआ। ब्राजील में आप देखोगे IGBE अर्थात ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स के नामक संस्था द्वारा हर 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। तो जहां पर 10 वर्ष बीत जाता है, पहली बार कब हुआ, 1872 में पहली बार हुआ। और ब्राजील की जनगणना दशक के अंत में होती है, मतलब पूरा दशक बीत जाता है तो उसके आखिर में होती है, जैसे 2000, 2010 इत्यादि में। और ऐसे ही ब्राजील की अगली जनगणना का वर्ष होगा 2020। तो इस तरह से 2020 में उन्होंने जनगणना की होगी। अब जनसंख्या की संरचना के अनुसार अगर हम देखें लिंग अनुपात, लिंग अनुपात क्या होता है, लिंग अनुपात, यहाँ पर लिंग अनुपात में हमें ब्राजील की लिंग अनुपात और यहाँ पर हमें भारत का लिंग अनुपात दिया गया है। यहाँ पर अनुपात में लिंग अनुपात मतलब स्त्री और पुरुषों की किसी भी प्रदेश के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को उस प्रदेश का लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात मतलब यहाँ पर आप देखोगे पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का कितनी संख्या है उसे कहा जाता है लिंग अनुपात। स्त्री पुरुषों की तुलना की जाती है। इसे हम रेखा आलेख कहते हैं। अब ये रेखा आलेख ब्राजील और भारत का लिंग अनुपात दर्शा रहा है। लिंग अनुपात अभी मैंने आपको बता दिया, लिंग अनुपात ये प्रति 1000 पुरुषों में, कोई भी प्रदेश के प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जो संख्या होती है उसको दर्शाना ही लिंग अनुपात कहलाता है। अब ये आलेख से हमें ये समझ में आता है कि ब्राजील में जो स्त्रियों की संख्या है सदैव पुरुषों से अधिक ही रही है। अगर ब्राजील में देखा जाए तो लिंग अनुपात में जो पुरुषों की संख्या है वो आपको हमेशा देखेंगे तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक ही रही है। लेकिन
यहाँ पर देखिए हमेशा ऊपर ही जा रहा है यहाँ पर, लेकिन भारत में देखें तो ये अनुपात हमेशा, स्त्रियों का जो अनुपात है हमेशा कम ही रही है, कम और उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। अब ये पिछले दशकों में ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक था। यहाँ पर ब्राजील में जब देखोगे पिछले दशकों में 1000 से, अब देखोगे पूरे दशकों में 1000 से बहुत ही अधिक है। और यहाँ पर जो लिंग अनुपात है, स्त्री पुरुषों का अगर लिंग अनुपात देखें तो 1000 से तो कभी गया ही नहीं, हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है, तो भारत का काफी कम है। और ब्राजील में 2001 के पश्चात जो स्त्रियों की संख्या है, उसमें 2001 के पश्चात आप देखोगे स्त्रियों की संख्या में यहाँ पर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, इसीलिए इसे कहा गया उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और भारत में जो पुरुषों की संख्या है, संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है, इसीलिए जो ये रेखा जो गई है वो नीचे की तरफ गई है। आप देखोगे नीचे की तरफ थोड़ा बहुत, आप देखोगे 1991 के बाद थोड़ा सा यहाँ पर 1991 के पश्चात ही लिंग अनुपात में थोड़ा थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। यहाँ पर जब स्त्रियों को शिक्षित किया गया, समाज को शिक्षित किया गया, पढ़े लिखे हो गए, तो काफी हम देखेंगे थोड़ा सी हमारी रेखा ये आलेख ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वर्ष दर्शाया गया है, यहाँ पर लिंग अनुपात दिखाया गया है। तो अगर हम लिंग अनुपात देखेंगे तो ये देखिए रेखा आलेख क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर ब्राजील और भारत के लिंग अनुपातों को दर्शा रहा है। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात का मतलब किसी भी प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को ये दर्शाता है। और हमारे देश में स्त्रियों की संख्या काफी कम है, इसलिए हमारी जो रेखा आलेख है वो नीचे गए हैं। इस उपरोक्त आलेख से ये समझ में आता है कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या सदैव पुरुषों से अधिक रही है और भारत में ये अनुपात आपको बहुत ही कम मिलेगा। अब भौगोलिक स्पष्टीकरण में देख सकते हैं हम लोग दोनों देशों में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषता दिखाई देती है। पिछले कई दशकों में ब्राजील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है और ब्राजील में वर्ष 2001 के पश्चात अगर स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की अपेक्षा उल्लेखनीय वृद्धि आपको नजर आएगी। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से बहुत ही अधिक थी और भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में उतार चढ़ाव आपको नजर आएगा, इसीलिए 1991 के पश्चात लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विचार को हमारे देश में बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यकता है। तो ये लिंग अनुपात क्या हो जाएगा धीरे धीरे हमारे, अब देखो अब प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कौन से प्रदेश का लिंग अनुपात अधिक है, तो ब्राजील का, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्राजील का लिंग अनुपात अधिक है। किस प्रदेश की साक्षरता दर अभी साक्षरता के बारे में हम देखेंगे, लिंग अनुपात हमने देख लिया। नेक्स्ट आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड, ये आलेख कुछ भिन्न आपको नजर आ रहा होगा। ये ब्राजील और भारत का आयु लिंग पिरामिड है। यहाँ पर आयु दर्शाई गई है, जैसे बच्चों की आयु यहाँ पर देखेंगे आप 0 से लेकर 14 वर्ष तक यहाँ पर बच्चों की आयु है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आप ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो ये युवा वर्ग है और उसके बाद वृद्ध वर्ग आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये आयु समूह दर्शाया है और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर प्रतिशत में आपको जनसंख्या का प्रतिशत में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये बच्चों का है, ये युवा वर्ग है और ये वृद्ध वर्ग है। यहाँ पर नीले में आप लाइन में देखेंगे पुरुषों की संख्या दर्शाई है और यहाँ पर स्त्रियों की संख्या दर्शाई गई है। ये जनसंख्या का लिंग और आयु, लिंग आयु मतलब लिंग अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मतलब पुरुष और स्त्री को दर्शाया गया है। आयु दिखाने वाला ये आलेख है, इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। ये क्या, इसे क्या कहा जाएगा? आयु लिंग पिरामिड। इसका क्या उपयोग है अगर देखें तो ये कोई भी प्रदेश की जनसंख्या के लिंग और आयु के संदर्भ में अगर हमें अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करें तो इस आलेख का हमें उपयोग करना होता है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो ये देश के विभिन्न आयु समूहों में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या तथा प्रतिशत हम उसका जान सकते हैं। स्त्रियों पुरुषों की संख्या ये प्रतिशत में दर्शाया और स्त्रियों पुरुषों की संख्या आयु के अनुसार हम पूरा जान सकते हैं। हाँ, और ये भी पता चलता है यहाँ पर बच्चे कैसे कितने हैं, युवा वर्ग कितना है और वृद्धों का अनुपात कितना है, ये हमें इस आयु लिंग पिरामिड से समझ में आएगा।
अगर देखें तो ब्राजील की आयु लिंग पिरामिड में जो बच्चे हैं, बच्चों का आयु लिंग पिरामिड है वो बहुत ही कम है, और युवा वर्ग भी आप देखोगे अधिक नहीं है। आप देखोगे तो वृद्धा वर्ग है वो बहुत ही अधिक है। इसी तरह से अगर हम भारत का देखें आयु लिंग, तो बच्चों की संख्या अधिक है, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ युवा वर्ग है वो भी अधिक है, और जो वृद्ध वर्ग है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हम देखोगे तो पुरुषों की संख्या अगर देखें जाए आयु लिंग में, पुरुषों की संख्या कम है, स्त्रियों की संख्या आप देखोगे वृद्धों में बहुत ही ब्राजील में अधिक है। तो ये आयु लिंग जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धित्व की ओर झुक रही है। अगर ब्राजील की जनसंख्या हम देखें तो वृद्धि की ओर झुक रही है, और ऐसी परिस्थिति अभी तक भारत में नहीं आई है। भारत में युवाओं का प्रमाण बहुत अधिक है। आप देखोगे युवा वर्ग का प्रमाण आपको बहुत अधिक नजर आएगा। इसमें भारत में कार्यशील जनसंख्या अधिक है। कार्यशील जनसंख्या अधिक होने से ये नहीं कि विकास हो जाएगा, कार्यशील जनसंख्या होना चाहिए, उसके अनुसार हमारे यहाँ रोजगार भी होने चाहिए उतने प्रतिशत में। लेकिन अगर रोजगार नहीं होंगे तो बेरोजगारी बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर एक समस्या बन गई है। लेकिन इतने बेरोजगार भी हैं, तो इतने रोजगार अगर हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो हमारे युवा क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें आयु वर्ग के अनुसार उनको क्या करना चाहिए, रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। तो देखो ये रेखा आलेख, अगर ये आलेख कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है, ये लिंग और आयु दिखाने वाला आयु लिंग, इसे पिरामिड कहते हैं। किसी भी प्रदेश के जनसंख्या और लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का हम उपयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि हम देश के विभिन्न समूह में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या अथवा प्रतिशत हम इसमें से जान सकते हैं। इससे भी पता चलता है कि देश में बच्चों, युवा और वृद्ध का अनुपात कितना होगा। युवा आयु समूह के लोगों की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, ये हमारे केवल भारत देश में नजर आ रहा है। जनसंख्या की आयु संरचना के अनुसार ब्राजील की जनसंख्या वृद्धि की ओर झुक रही है, किंतु ऐसी परिस्थिति अभी तक भारत में नहीं आई है। भारत में युवाओं का बहुत अधिक प्रमाण अधिक है। इस कारण यह अर्थ है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या है। अब प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जनसंख्या में लिंग आयु संरचना के आधार पर ब्राजील तथा भारत की जनसंख्या की तुलना करनी है हमें। जनसंख्या के लिंग की आयु की संरचना के अनुसार ऐसा दिखाई देता है कि ब्राजील की तुलना में भारत छोटे बच्चों की संख्या, भारत में जो छोटे बच्चों की संख्या है वो अधिक है। अभी हमने पिरामिड देखा कि भारत में जो छोटे बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी ब्राजील की तुलना में, और ब्राजील की तुलना में भारत में युवा वर्ग की समूह भी जनसंख्या, युवा वर्ग की आयु समूह की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। और ब्राजील की अगर तुलना करें भारत में कार्यशील जनसंख्या, अगर भारत में देखें तो ब्राजील की तुलना में तो बहुत सारे कार्यशील है, क्योंकि युवा वर्ग अधिक है। इस कारण भारत को युवा देश कहा जाता है। और इसीलिए अगर देखें लिंग आयु संरचना के अनुसार, अगर हम जनसंख्या की लिंग आयु संरचना के अनुसार अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि ब्राजील की जनसंख्या वृद्धत्व की ओर अधिक है, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या बहुत ही अधिक है। ब्राजील में सामान्य आयु समूह में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। अगर आयु समूह में देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन भारत में स्त्रियों की संख्या अधिक नहीं है। यह आपको हमें लिंग अनुपात से ही पता चल गया था। तो आयु लिंग से भी आपको पता चल जाएगा कि ब्राजील में स्त्रियों की संख्या अधिक है पुरुषों की तुलना में, लेकिन भारत में अगर आप देखें तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या भारत में कम नजर आएगी। और ब्राजील की जो आयु लिंग संरचना के आधार पर ऐसा दिखाई देता है, ब्राजील के लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल हैं, क्योंकि वहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक है तो उनके लिए अनुकूल है। और लेकिन भारत में ये कम है, तो भारत में स्त्रियों की संख्या के लिए तो हमारे यहाँ प्रतिकूल है। भारत में सामान्यतः 0 से 75 वर्ष के सभी आयु समूहों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम पाई जाती है। अगर देखेंगे स्त्रियों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, और इसीलिए भारत की लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है, मतलब अगेंस्ट में, अच्छा नहीं है। और भारत में 75 वर्ष के आगे की आयु समूह में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या में अधिक पाई जा रही है।
आप देखेंगे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ब्राजील तथा भारत के लिंग अनुपात की तुलना करनी है हमें। लिंग अनुपात की हम तुलना करेंगे। विगत कई वर्षों में हम ब्राजील का लिंग अनुपात 1000 से अधिक रहा है। उसी प्रकार ब्राजील का लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए तो अनुकूल है, लेकिन विगत अनेक वर्षों में, गए अनेक दशकों में अगर भारत का लिंग अनुपात देखें तो 1000 से कम रहा है। इस प्रकार भारत का लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है। और 1961 से लेके 2001 तक, अब हम ये जो लिंग अनुपात की संरचना हमने देख ली, जो रेखा आलेख के द्वारा हमने देखा था, रेखा आलेख के द्वारा, वहां पर 1961 से 2001 की कालावधि में ब्राजील का जो लिंग अनुपात वो 1010 से 1020 के बीच में पाया जा रहा है। 1010 से ही शुरू हो रहा है वो, और 1020 के बीच में पाया जा रहा है। वही 1961 से 2001 की कालावधि में भारत का जो लिंग अनुपात है 1961 से 2001 के बीच में जो भारत का है वो 930 से भी नीचे की ओर आपको ऐसा लिंग अनुपात नजर आएगा। तो ये भारत की लिंग अनुपात के बारे में बताया गया, और एक ब्राजील के लिंग अनुपात। 2001 में ब्राजीलों की संख्या में पुरुषों की संख्या से अपेक्षाकृत उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2001 में ब्राजील में आप देखोगे पूरी जो रेखा है ऊपर चली गई है, इसीलिए बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। पुरुषों के तुलना में अगर हम देखें तो स्त्रियों की जो संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और 1991 में भारत में लिंग अनुपात में थोड़ी सी वृद्धि, अधिक नहीं वृद्धि हुई लेकिन कम वृद्धि दिखाई दे रही है। वर्ष 2011 में ब्राजील का लिंग अनुपात 1090 था, और वर्ष 2011 में लिंग अनुपात आप देखोगे 947 आपको नजर आएगा। 2011 में लिंग अनुपात जो भारत का था, यहाँ पर भारत का अनुपात है 947 था, तो कम था अपेक्षाकृत। अगर हम ब्राजील के बाद देखें तो बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि निम्नलिखित उपायों से होगी। अगर अभी हमें ब्राजील की तुलना हमने की तो हम देखें कि स्त्रियों की संख्या ब्राजील में अधिक है और भारत में कम है। तो उनको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी संख्या वृद्धि के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले तो वृद्धि क्यों नहीं हुई? हमारे समाज में अंधविश्वास है, और इसके अलावा बहुत सारी परंपराएं हैं, और इसके अलावा स्त्री भ्रूण हत्या, पेट में ही उनकी हत्या कर जाती है अगर बेटी आ गई तो। दहेज का नाम है, स्त्रियों पे अत्याचार किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब समस्याओं को ढूंढना है, इन समस्याओं को हमें हल करना होगा। तो हम स्त्रियों की, भारत में स्त्रियों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। हमें स्त्रियों की साक्षरता में भी वृद्धि करनी होगी, और स्त्रियों को रोजगार के अवसर में भी वृद्धि करनी होगी। अगर रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा, बेटी को बॉर्न करने में, उनको जन्म देने में उनको तकलीफ नहीं होगी। और स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए उन सरकार विभिन्न सरकारी योजनाएं शुरू करनी चाहिए। तो ये इससे क्या होगा? स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखिए ये आलेख आप देखोगे, इस आलेख, ये भी रेखा आलेख है, रेखा आलेख। और ये आलेख भी आपको क्या दिखा रहा है? ये ब्राजील और भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर को दर्शा रहा है। अगर ये रेखा आलेख आप देखोगे, ये रेखा आलेख आप देखोगे कि ये वक्र होते जा रहा है। वक्र मतलब नीचे की ओर जा रहा है। वक्र नीचे, यहाँ का जो वक्र है, जो रेखा है, वो नीचे की ओर जा रही है। तो ये वक्र भले ही नीचे जा रहा है, लेकिन आप देखोगे ये जनसंख्या इसमें कम नहीं हो रहा है। इसके मतलब पिछले वाले जो दशक से, जो पिछला जो दशक था उसकी अपेक्षा जो वृद्धि है वो कम हुई है। मतलब पहले जो वृद्धि थी वो अधिक थी, लेकिन उसकी अपेक्षा आप देखोगे वृद्धि और कम हो रही है। मतलब जनसंख्या ज्यादा बढ़ नहीं रही है, मतलब कम नहीं हो गई है, जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, इसलिए रेखा नीचे की तरफ चली गई है। अगर इसका अर्थ है ब्राजील की जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है? नहीं। अगर आप देखोगे तो ब्राजील की जनसंख्या की वृद्धि की गति, यहाँ पर वृद्धि कम गति से हो रही है। यहाँ पर जनसंख्या कम नहीं हो रही है। जनसंख्या मतलब जनसंख्या, महामारी तो कोई आ नहीं गई कि सभी लोग मर गए, या कोरोना उस समय था, या कोई रोग ऐसा आया कि सभी मर गए, इसकी जनसंख्या की वो रेखा नीचे चली गई, इसकी वजह से नहीं है। यहाँ मतलब यहाँ पर वृद्धि जो है वो बहुत ही कम गति से हो रही है। और वक्र के जो प्रवृत्ति देख के हम कह सकते हैं निकट भविष्य में ब्राजील की जो जनसंख्या की वृद्धि
धीमी गति से होगी। जो जैसे अगर ब्राजील की अगर आप देखोगे, यहाँ पर 2001 के बारे में बात हो रही है, तो ये नीचे चला गया है। तो आप देखोगे 2000 अगर हम 2011 आगे बढ़े 2010 या 2020 में, तो उस तरह से आप देखोगे जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो और कम होती जाएगी। मतलब वहां पर जैसे हमारे भारत देश में इतनी तेज वृद्धि हो रही है, उस तरह से उसमें अगर वृद्धि आपको कम नजर आएगी। जैसे अभी भारत में भी आप देखोगे ये थोड़ा सा आपको वक्र नीचे की ओर जा रहा है। पहले तो इस 1971 में 1961 से 71 में 81 में आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर गई थी, फिर थोड़ा नीचे नीचे आने लग गई। तो लोग शिक्षित होने लग गए, इसके कारण आप देखोगे जनसंख्या की वृद्धि में थोड़े से दर में कमी आई है। तो 2011 में थोड़ा सा नीचे आ गया है। लेकिन अगर हम ब्राजील से मुकाबला करें तो ब्राजील में जनसंख्या की वृद्धि दर तो बहुत कम है, लेकिन अभी तक भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है। 2001 से अगर हम 11 की बात करें, 2001 से 2011 में भारत में 18 करोड़ की 2001 से अगर 2011 के बीच में की बात करें तो भारत में आप देखोगे 18 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो अब ये हम देख सकेंगे, तो यहाँ पर 18 करोड़ की वृद्धि आपको नजर आएगी। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि में 2071 तक अधिक थी, 2071 तक आपको बहुत अधिक थी नजर आएगा। यहाँ पर दर 71 तक अधिक थी, इसके बाद थोड़ी सी दर स्थिर हुई है। तो थोड़ा सा नीचे एक आपको एक सीधी रेखा जाएगी, और वर्तमान में जनसंख्या की वृद्धि दर धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, परंतु जनसंख्या फिर भी बढ़ रही है। वृद्धि की दर कम होती जा रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। और ब्राजील के आलेख का अगर हम निरीक्षण करें तो समझ में आता है, तो वृद्धि की जो दर है वो बहुत ही कम होती जा रही है। और आने वाले दशकों में ब्राजील की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना आपको कम नजर आएगी, और भारत की जनसंख्या बहुत ही अधिक आपको नजर आएगी, इसकी वृद्धि बहुत अधिक है। ब्राजील की जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ही, भारत में ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है। अगर हम देखेंगे 2001 और 2011 के अनुसार 18.2 करोड़ में ही वृद्धि हुई थी। इस तरह से हम देख रहे हैं वक्र नीचे जाने के कारण ये नहीं है कि जनसंख्या कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि पहले दशक की अपेक्षा इस दशक में वृद्धि उतनी नहीं हुई है। तो करोड़ों में हो रही थी तो थोड़े 10 करोड़ में ही हुए, 9 करोड़ में हो गई, तो कम हो गई। इसका अर्थ है जनसंख्या की वृद्धि कम गति से हो रही है, और वक्र की प्रवृत्ति देखकर हम कह सकते हैं निकट भविष्य में ब्राजील की जनसंख्या की वृद्धि कम होती है। औसत जीवन प्रत्याशा का, अब ये जो रेखा आलेख है, ये आलेख ब्राजील और भारत के औसत जीवन प्रत्याशा को दर्शाते हैं। औसत जीवन प्रत्याशा मतलब क्या? किसी भी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष तक जी सकता है। तो यहाँ पर पहले दिखाया गया ब्राजील का, और ब्राजील का 2016 तक आप बताया गया वो 75 वर्ष तक व्यक्ति, उस देश का जन्मा हुआ व्यक्ति 75 वर्ष तक जी सकता है। वही भारत में अगर देखें तो 68 साल तक यहाँ पर भारत में जी सकते हैं। अब ये जो कोई भी देश की जो वृद्धि होती है, औसत जीवन प्रत्याशा में जो वृद्धि है, वो कब नजर आती है? सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है। अब देखिए 75 वर्ष क्यों है और यहाँ पर 68 वर्ष क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि समाज में प्रगति हुई है, ब्राजील में समाज में प्रगति नजर आ रही है, वृद्धि नजर आ रही है, यहाँ पर सभी चीजों की उपलब्धता है। तो इस कारण यहाँ पर 75 वर्ष तक मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा का बढ़ना, स्वास्थ्य है, सुविधा मिल रही है, चिकित्सा भी है, जो डॉक्टर की जो भी चिकित्सा है, और इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा ब्राजील ने भारत के मुकाबले ज्यादा प्रगति कर ली है। यहाँ पर पौष्टिक आहार अधिक मिल रहे हैं, इसलिए जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। और विकासशील देशों में यही जो जीवन प्रत्याशा है बहुत ही कम होने लगती है, और सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब जापान में देखोगे तो सबसे अधिक वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, सब चीज है, तो वहाँ पर जीवन प्रत्याशा दर बहुत अधिक है, 70 के ऊपर है, 70-80 के ऊपर। तो इस तरह से जीवन प्रत्याशा दर जो है उसकी वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि में भी आपको संबंध दिखाई देगा।
किसी भी देश की औसत जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण लक्षण है, कि मतलब समाज में प्रगति हुई है, सब चीजें उपलब्ध हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं, पौष्टिक आहार मिल रहा है, चिकित्सा है, सब चीजें हैं। देखिए पौष्टिक आहार मिल रहा है, सब प्रत्याशा बढ़ने लगती है। विकासशील देशों में अभी भी ये प्रत्याशा बराबर नहीं है। इस कारण आप देखोगे धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। आप साक्षरता प्रमाण ब्राजील और भारत का साक्षरता प्रमाण अगर हम देखें, साक्षरता प्रमाण में यहाँ पर साक्षरता प्रमाण आपको नजर आएगा, भारत और ब्राजील का साक्षरता प्रमाण अगर हम देखें तो यहाँ पर साक्षरता में ब्राजील की जो है साक्षरता है वो भारत के मुकाबले आपको बहुत ही अधिक नजर आएगी। हाँ सर। मैडम ज़्यादा टाइम हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम हो गया है। ओके ओके। बच्चों ये हमने पहले भी देख लिया था, साक्षरता दर अगर देखें तो ब्राजील में अधिक है, जनसंख्या वृद्धि भी आप देखोगे तो भारत में अधिक हो रही है। जीवन प्रत्याशा आप देखेंगे तो ब्राजील में औसत जीवन प्रत्याशा बहुत ही ज्यादा अधिक आपको नजर आएगी। तो इस तरह से हमने आज ये पाठ फिर से रिवाइज कर लिया। इस पर किसी को प्रश्न पूछना है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। सर किसी को क्वेश्चन पूछना है? रोशनी दास पूछो। हाँ रोशनी बेटा पूछो। टीचर जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में ना टीचर गर्मी बहुत होता है और फिर बिहार यूपी वहाँ पे ठंडी होता है टीचर, ऐसा क्यों? वो तो जलवायु के कारण है ना बेटा। जलवायु के कारण हमारे यहाँ पर जो मैंने बताया था आपके यहाँ पर जो हमारी हवाएं चलती हैं उसके कारण, जैसे हमारे यहाँ पर तो मानसूनी हवाएं चलती हैं। तो पहले हमारे पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से मानसूनी हवाएं आती है, बाद में उत्तर तक जाती हैं। जब उत्तर में ठंडा इसलिए होता है क्योंकि आप देखोगे वहाँ पर कश्मीर है और वहाँ पर बर्फीला इलाका है और काफी कुछ, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी ठंडी हवाएं तो हमारे हिमालय द्वारा रोक ली जाती है, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा बहुत असर हमारे उस भाग में पड़ता है। और हम समुद्री इलाके से थोड़े से नजदीक होने के कारण हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती है। थोड़ा आप देखोगे थोड़ी सी समुद्र इलाके से नजदीक होने के कारण हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गर्म, क्योंकि भाप जब उठता है तो थोड़ा सा पानी भाप जो होती है, हम देखोगे पानी की भाप जो होती है और समुद्र से भाप उठती है ना, तो उसकी हवाएं साथ में चलती है, इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी नहीं होती है। और आप जाओगे तो उत्तरी प्रदेशों में तो वहां पर ज्यादा ठंड आपको पाया जाएगा। ये मानसूनी हवाओं के कारण ही है, ये हवाएं होती हैं वहां पर इसलिए चलती है इसके कारण ही।